राइज ऑफ नेशनलिज्म मॉडर्न इंडिया का एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां से मॉडर्न हिस्ट्री एक नई दिशा में जाती है, बिकॉज इसी टाइम पीरियड के बाद में हमें मॉडरेट लीडर्स, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, इनफैक्ट राइज ऑफ गांधी यानी कि गांधीयन फेज के बारे में भी पता चलते हुए नजर आएगा, बिकॉज दिस इज द टाइम पीरियड जहां से मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस बढ़ते हुए नजर आते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। इसी टाइम पीरियड में हम पढ़ेंगे पहले किस तरीके से मॉडरेट्स ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन किया है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरह बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हुए नजर आ रही हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर भी, जहां से क्वेश्चन आता है। इन सभी कंटेंट को टेबुलर फॉर्म में बहुत ही कंसाइज तरीके से आप सभी के सामने प्रेजेंट करूंगा। 4 से 5 पेज के अंदर आधे घंटे में इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर अप करेंगे। और अगर आप चाहते हो इस पर्टिकुलर कंटेंट को डाउनलोड करना, तो आप पावर मंथन एप्लीकेशन डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री कोर्स सेक्शन में जाकर के इसको डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो हाय एवरीवन, माय नेम इज रुपेश, आई एम फाउंडर ऑफ पावर आईएएस, और हमने स्टार्ट किया है मॉडर्न इंडिया का 20 डेज लेक्चर सीरीज, जिसमें 20 क्लासेस में मॉडर्न इंडिया को राइटली स्टार्टिंग फ्रॉम एडवेंट ऑफ यूरोपियन से आगमन से लेकर के 1947 तक, जब तक देश आजाद होगा ना, इस पूरे सेक्शन ऑफ हिस्ट्री को कवर अप करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, चलो लेट अस बिगिन द सेशन। देखो, सबसे पहले आपको दिखाई देगा फेज ऑफ नेशनलिस्ट मोमेंट। जो नेशनलिस्ट मोमेंट है, इसके अलग अलग फेजेस होते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीयता की भावना किसके द्वारा शुरू किया गया? Who were the people who initiated this nationalist movement? So they were the moderate leaders 1885 से 1905 के बीच में। समझो मॉडरेट का मतलब क्या होता है। देखो, स्टार्टिंग डेज में जब ब्रिटिशर्स भारत में आते हैं तो अलग अलग जगह को, अलग अलग टेरिटरी को जीत करके वहां पे अपना रूल स्टैब्लिश कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, उन्होंने बंगाल को जीता, फॉर एग्जांपल उन्होंने मैसूर को जीता, मराठाओं को जीता। उस टाइम पीरियड में लोगों के बीच में ना नेशनल सेंटिमेंट नहीं था, सब अपने अपने रीजन के लिए फाइट कर रहे हैं। कोई बंगाल के लिए लड़ रहा है, कोई मैसूर के लिए लड़ रहा है, कोई मराठा के लिए लड़ रहा है, राइट, अलग अलग एरियाज के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन एक टाइम पीरियड आता है, स्पेशली 1857 के रिवोल्ट में, जब ब्रिटिशर्स ने पूरे देश में अलग अलग जितने भी ऐसे डायनेस्टीज थे उन सभी को हटा करके एक पैन इंडिया एम्पायर स्टैब्लिश कर लिया था। महारानी का शासन, क्राउन रूल इंडिया में स्टैब्लिश कर लिया था। दैट इज द टाइम पीरियड। ये वही टाइम पीरियड है जब पूरा भारत अंग्रेजों के अंदर आ चुका था, और जितने भी लोग थे अलग अलग एरियाज के, चाहे बिहार के हो, बंगाल के हो, उड़ीसा के हो, उन सभी के अंदर में एक राष्ट्रीयता वाली भावना, राष्ट्रीयता बोले तो नेशनल सेंटीमेंट इमर्ज होना स्टार्ट हो जाता है कि हम सभी इस देश के नागरिक हैं और हम सभी को अंग्रेजों ने सबजुगेट कर दिया है। अब इसकी शुरुआत करते हैं मॉडरेट फेज में, कुछ मॉडरेट लीडर्स। सबसे पहले इस चीज को समझो, मॉडरेट का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी चीज जो एक्सट्रीम ना हो, जो एकदम बैलेंस हो, उसी को अपन मॉडरेट कहते हैं। तो इनिशियल डेज में जो लीडर्स सामने आते हैं उनको हम बोलते हैं मॉडरेट लीडर्स। क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज द मॉडरेट लीडर्स। ये मॉडरेट लीडर्स ऐसे थे जो अपने डिमांड्स को प्रेयर एंड पिटिशन के द्वारा अंग्रेजों के सामने रखते हैं। प्रेयर एंड पिटिशन के द्वारा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बता रहा हूं, मतलब अगर कोई भी समस्या है इंडियंस के पास में, तो मॉडरेट लीडर्स का ऐसा मानना है कि हम अंग्रेजों के सामने जाएंगे और प्रेयर करेंगे कि सर हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम की समाधान निकालिए। पिटिशंस के द्वारा जाएंगे तो ब्रिटिशर्स हमारी बात को समझेंगे। मतलब बहुत ही डिसेंट तरीके से, सही तरीके से अंग्रेजों के सामने अपनी बात को रखना। इनफैक्ट मॉडरेट लीडर्स का यहां तक मानना था कि जो अंग्रेज है ये बुरे लोग नहीं है, ये अल्टीमेटली देश का विकास करना चाहते हैं। इट इज जस्ट दैट कि हमारी बात लंदन तक नहीं पहुंच पा रही। अगर हम अपने बात को लंदन तक पहुंचाएंगे, पार्लियामेंट तक पहुंचाएंगे, तो कहीं ना कहीं भारत का विकास हो जाएगा। दैट इज व्हाट देयर स्ट्रॉन्ग बिलीफ वाज। तो इनको हम इनिशियल डेज ऑफ लाइन में क्या बोलते हैं? प्रेयर और पिटिशन को सपोर्ट करने वाले लीडर्स, जो सबसे ज्यादा एडुकेटेड थे। दे वर द एडुकेटेड मिडिल क्लास लीडर्स एंड दे वर वेस्टर्न लिबरल आइडियाज। इन सभी को इन्फ्लुएंस किसने किया था? जो वेस्टर्न आइडियाज थे उनसे काफी इन्फ्लुएंस्ड होते हुए नजर आएंगे। ये आपके सबसे पहले फेज ऑफ क्या लीडर्स में दिखाई देते हुए नजर आएंगे, मॉडरेट लीडर्स। अच्छा, मॉडरेट्स ने लगभग 1885 से लेकर 1905 तक एक लंबे समय तक इंडियन हिस्ट्री में अपना कार्यभार संभाला, लेकिन इस टाइम पीरियड तक अंग्रेजों के ऊपर में कुछ खास प्रेशर नहीं बन पाया। इनफैक्ट मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगा किस तरीके से लॉर्ड लिटन ने इतनी रिएक्शनरी पॉलिसीज बनाई है, आर्म्स एक्ट लगाया है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया है, राइट, दिल्ली दरबार किया है। जिस टाइम पीरियड में इंडियंस की स्थिति और खराब हो रही थी, ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को और एक्सप्लॉइट किया है। और इस टाइम पीरियड में मॉडरेट्स बस एक ही काम कर रहे थे, प्रेयर पिटिशन। अपनी बात को रिस्पेक्टफुल तरीके से सामने रख रहे हैं, है ना, माइटी एम्पायर के सामने, और वो इनको टड़का दे रहा है। जब इस मेथड से कुछ सॉल्यूशन नहीं आया, तो स्पेशली 1905 के बाद, 1905 क्यों आगे आप पढ़ोगे, 1905 बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टाइम पीरियड है। लॉर्ड कर्जन के समय इसी वक्त भारत में बंगाल का विभाजन हुआ था। देयर वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। बेसिकली बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आया, राइट। 1905 के आसपास में हमारे देश में मॉडरेट्स का टाइम खत्म हो गया। अब यहाँ पे आते हैं एक्सट्रीमिस्ट। कौन आएंगे? एक्सट्रीमिस्ट। आपको नाम से ही पता चल जाएगा, ये मॉडरेट मतलब जो मिडिल पाथ को लेकर के चलते हैं। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या है? जो एक्सट्रीम पाथ पे चल रहा है, एकदम दूसरे पाथ पे, एक्सट्रीम पाथ पे। यानी कि इनका जो काम करने का तरीका है वो है सर
पैसिव रेसिस्टेंस, लिखते चलना। देखो ये इतना कमाल का नोट है, लेट मी से दिस टू ऑल ऑफ यू। आप मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे स्पेक्ट्रम वाली किताब से, लेट मी शो यू दैट स्पेक्ट्रम वाली बुक, वो 1000-1500 से मोटी किताब है। ये देखो 2017 का किताब है मेरे पास में, फिर भी पतली थी। आज के टाइम पीरियड में स्पेक्ट्रम बहुत बल्की हो चुकी है, लेकिन हम इस पर्टिकुलर किताब को इन पर्टिकुलर सीरीज में लगभग 100 से 150 पेज के अंदर में कवर अप करेंगे, और सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कहां पे? पावर मंथन एप्लीकेशन पे। बस एक ही रिक्वेस्ट है, एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहां पे अच्छी रेटिंग देकर के आना, सो दैट द एप्लीकेशन रीचेस टू अ गुड नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स। दैट इज द जेन्युइन रेटिंग दैट यू शुड गिव इट देयर। अगर आपने डाउनलोड किया, जस्ट गो एंड गिव दैट रेटिंग देयर ऑन द एप्लीकेशन। बाकी इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे करा रहा हूं, उसका नाम है यूपीएससी बाय रुपेश। टेलीग्राम चैनल का लिंक, एप्लीकेशन का लिंक, वेबसाइट का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके डेली बेसिस पे पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो। बहुत बड़ी क्राउड नहीं है, बहुत छोटी सी क्राउड है। यूपीएससी वाले सीरियस एस्पिरेंट अपने पास 2500-2600 है, वही वहां पे पीवाईक्यूज लगा रहे हैं, आप वहां पे उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो। एक्सट्रीमिस्ट फेज मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पे पैसिव रेसिस्टेंस हो रहा है। पैसिव रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? मतलब अंग्रेज सामने से अगर कोई पॉलिसी स्कीम लेकर के आ रहे हैं, तो एक्सट्रीमिस्ट वाले जन आंदोलन कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं उन सभी को एक साथ मिलकर के पैसिव रेसिस्टेंस कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के सामने। अभी पैसिव रेसिस्टेंस बड़ी इंटरेस्टिंग सी फिलॉसफी है, बिकॉज इस पर्टिकुलर फिलॉसफी के द्वारा हम अंग्रेजों के ऊपर में प्रेशर क्रिएट कर पा रहे हैं। तो आपको दिखाई देगा एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स है ना, ये पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन इनके अंदर में पैसिव रेसिस्टेंस वाली विचारधारा है। मॉडरेट्स बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको जन आंदोलन से मतलब नहीं है, आम जनता को मॉडरेट्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए ये लोग, राइट। मतलब मॉडरेट लीडर्स आम जनता से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाए, तो उस तरीके का प्रेशर नहीं बिल्ड कर पाए। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट आम जनता से खुद को कनेक्ट कर पा रहे, इसलिए एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा जो प्रेशर बनाया जा रहा है वो थोड़ा बड़ा प्रेशर है, जो आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल में, स्वदेशी मूवमेंट और बाकी जगह पे आप पढ़ोगे। इसके बाद रेवोल्यूशनरी आते हैं, मैं आपको बताऊंगा। रेवोल्यूशनरी एक्चुअली सेकंड फेज के अंदर ही दिखाई देंगे। रेवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी लोग, जब उनको लगता है कि जन आंदोलन करके भी ब्रिटिशर्स से बहुत प्रेशर नहीं बन रहा, तो क्या करें? तो उनके असेंबली में बम मार देते हैं, है ना। जो वॉइसरे उसको शूट करने की कोशिश करते हैं, कोई जज है उसके ऊपर में बम मार देते हैं। इस प्रकार की गतिविधियों को प्रमोट करने वाले कौन थे? दे वर द रेवोल्यूशनरीज। को आप क्या बोलोगे? क्रांतिकारी कहोगे। जब इन सभी का टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो कहानी आती है गांधीयन फेज पे। 1919 से लेकर के 1947 तक ये वो टाइम पीरियड है जहां महात्मा गांधी अपने अलग अलग आंदोलन, जैसे महात्मा गांधी के 3 रीजनल मूवमेंट्स है, कौन कौन से? चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। और 3 नेशनल मूवमेंट है, कौन कौन से? नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। इन 6 आंदोलन से अंग्रेजों के ऊपर में कॉन्टिन्यूअस प्रेशर बनाते हैं, और वो भी किस तरीके से? तो सर पूर्ण स्वराज का डिमांड करते हुए, विद द हेल्प ऑफ नॉन वायलेंस एंड नॉन कोऑपरेशन, स्पेशली सत्याग्रह वाले रास्ते से। इनको भी हम आने वाली क्लासेस में पढ़ते हुए नजर आएंगे। ये पूरे के पूरे जो आपको लीडर्स दिखाई देंगे, दे आर द पीपल जिन्होंने भारत में राष्ट्रीयता की भावना को जगाया है, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को प्रमोट किया, सभी इंडियंस को यूनाइट किया और ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रेशर क्रिएट किया। क्योंकि ब्रिटिशर्स की एक ही फिलॉसफी थी जो हम पिछली क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज डिवाइड एंड रूल। एंड इंडियंस, स्पेशली महात्मा गांधी खास करके, इनका फोकस हमेशा से रहा है लेट्स यूनाइट एंड नॉट लेट देम रूल। इसलिए महात्मा गांधी सभी को एक साथ यूनाइट करने की कोशिश करते हैं। दैट इज हाउ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज गोइंग इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसको स्टार्ट करने से पहले ना कुछ फैक्टर्स है जिसके कारण आपको फ्रीडम स्ट्रगल डेवलप होता हुआ नजर आएगा। अब मैं इस फैक्टर्स को बहुत ज्यादा इसलिए एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मेंस वाले पॉइंट्स है ना, अभी आपको अपन प्रीलिम्स वाले एस्पेक्ट पे पूरी की पूरी मॉडर्न इंडिया कवर अप करते हुए चल रहे हैं, बट फिर भी मेंस वाला पॉइंट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। कौन कौन से एस्पेक्ट है? सबसे पहला एस्पेक्ट है सर प्रेस एंड लिटरेचर। बहुत बड़े स्केल पे प्रेस डेवलप हो रहा है, लोग लोकल लैंग्वेज में अपनी प्रॉब्लम्स को लिख रहे हैं प्रेस में, तो जितने भी आम जनता अलग अलग जगह पे, उन सभी को पता चल रहा है कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से अलग अलग एरियाज में लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो लोगों के बीच में यूनिटी आ रहा है। अगर यूनिटी आएगा तो नेशनल सेंटिमेंट डेवलप होगा। नेशनल सेंटिमेंट का मतलब क्या होता है? नेशनल सेंटिमेंट का मतलब होता है कि राष्ट्र के लिए, फॉर द शेक ऑफ नेशन, हम सभी एक साथ यूनाइट करें। दैट इज द नेशनल सेंटिमेंट। वो यहाँ पे डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है, राइट। इंडिया के पास्ट को खास करके प्रमोट किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि पास्ट में हम सब कितने एक साथ यूनाइटेड थे और एक साथ मिल करके हमने अपने देश को चलाया। आज अंग्रेज हमें रूल कर रहे हैं। दैट इज द रीजन वाई सबके अंदर में नेशनल सेंटिमेंट डेवलप हो रहा है। बहुत सारे सुधार हुए, रिफॉर्म मूवमेंट्स। मैंने आपको पिछली क्लासेस में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ाया था, जहां मैंने आपको बताया था किस तरीके से ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, इन सभी ने यूनिटी को प्रमोट किया है कि लोग एक साथ यूनाइट होंगे, और जब यूनाइट होंगे तो ही नेशनल सेंटिमेंट भी डेवलप होगा। एग्जैक्टली वो यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट इज सर रिएक्शनरी पॉलिसीज। अंग्रेज के कुछ गवर्नर जनरल हैं जिनकी पॉलिसीज बहुत रिएक्शनरी थी, मतलब वो ऐसी पॉलिसीज बनाते थे जिससे इंडियंस का नुकसान हो पाए। जैसे कि आपको सबसे कमाल के इंसान दिखाई देंगे इसमें, लॉर्ड लिटन।
लॉर्ड लिटन ने क्या कर दिया, इंडियन सिविल सर्विसेज का एज गिरा दिया। उन्होंने बोला 21 साल से एज गिरा करके कर दिया 18 साल। अब 18 साल के ऊपर का आदमी इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम नहीं लिख सकता। अब इनको एज गिरा करके वो 6 महीने का बच्चा जो भी पैदा हुआ है उसका एज डाल दो। मतलब somehow they are trying to stop Indians to reach to bigger positions, right? दिल्ली दरबार 1877 में क्या हुआ था सर, इस टाइम पीरियड में हमारे देश में फेमाइन आया था, साउथ इंडिया में भूखमरी से लोग मर रहे थे और क्वीन एलिजाबेथ को भारत इनवाइट किया गया था उनको महारानी का दर्जा देने के लिए। दिल्ली में एक बहुत बड़ा दरबार लगाया गया था, उस दरबार में हजारों लाखों करोड़ों रुपए को इन्वेस्ट किया गया था जो कि इंडियंस को एक्सप्लॉइट करके अंग्रेज निकालते हैं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई इंडियंस के अंदर में एक आक्रोश जनता नजर आता है, जहां पे देश भूखमरी से मर रहा है वहां पे हमारे पैसे से दिल्ली में महारानी को बुला करके क्वीन को दरबार में बैठाया जा रहा है। अब ये दिल्ली दरबार है ना, आईसीएस का, इंडियन सिविल सर्विसेज का एज रिडक्शन या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाना, ये सब किसने किया है, लॉर्ड लिटन ने किया। यहीं पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि किसके टाइम पीरियड में क्या किया गया। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है, तो वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज, यानी कि लोकल लैंग्वेज में जो प्रेस पब्लिश हो रहा है, लोकल लैंग्वेज में जो न्यूज पब्लिश किया जा रहा है उसके ऊपर में यहाँ पे बैन लगाया जा रहा है। इनका ये कहना है कि आप लोकल लैंग्वेज में न्यूज नहीं पब्लिश कर सकते। द रीजन इज सिंपल, आप लोकल लैंग्वेज में न्यूज को पब्लिश करोगे तो लोग लोकल लैंग्वेज में एक दूसरे के साथ बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्ट करते हैं, भाईचारा वाली विचारधारा बढ़ती है, यूनिटी आती है। तो हो सकता है अंग्रेजों के विरोध में वो सब क्या करे, एक राष्ट्रीयता आंदोलन कर दे। अगर मैं अपने लैंग्वेज में लोगों को बताऊंगा तो लोग ज्यादा अटैच्ड फील करेंगे, तो हो सकता है वो अंग्रेजों के अगेंस्ट खड़े हो पाए, इसलिए लोकल लैंग्वेज में प्रेस को बैन कर दिया गया था, इस पर सेंसरशिप लगाया गया था, स्पेशली लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड में, है ना। और क्या क्या किया गया, मोरिस आर्म्स एक्ट ऑफ 1878, ये भी बड़ा कमाल का पॉलिसी था। इसमें ये बोला गया कि जो अंग्रेज है वो अपने पास आर्म्स रख सकते हैं लेकिन इंडियंस आर्म्स नहीं रख सकते। अगर आपको अपने पास आर्म्स रखना है तो आपको लाइसेंस रखना पड़ेगा और लाइसेंस जनरली देते नहीं थे। सो आर्म्स एक्ट ऑफ 1878, ये सब क्या है, कुछ ऐसी पॉलिसीज है जिसको बनाया गया है ताकि इंडियंस को सबजुगेट किया जा सके, क्या दबाया जा सके। और इसके अगेंस्ट लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है, तो रिएक्शनरी पॉलिसीज के कारण लोगों के अंदर में एकता बढ़ रही है, तो राष्ट्रीयता की भावना जाग रही है। तो दीज आर द फैक्टर्स, आखिरकार में लोगों ने क्यों नेशनलिस्ट प्रिंसिपल्स को सपोर्ट किया। वेस्टर्न थॉट से लोग बहुत इंस्पायर्ड थे, ग्लोबल इन्फ्लुएंस देखो तो बहुत सारे लीडर्स थे हमारे जो इटली और आयरिश के होम रूल मूवमेंट से बहुत इंस्पायर्ड थे। उन्होंने देखा था कि सिर्फ इंडिया में नहीं बाकी दुनिया में भी जो देशों में समस्या, उन्होंने भी एक साथ नेशनलिज्म को अपना करके उन समस्याओं का समाधान किया है, एक साथ एकता में खड़ा होकर किया, तो हम भी कर सकते हैं। तो इन सभी फैक्टर्स से लोगों के अंदर में नेशनल सेंटीमेंट प्रमोट हो रहा है। अब इस टाइम पीरियड में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से पहले बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और सभा आपको दिखाई देगा, जैसे कि आपको बंग भाषा परीक्षा सभा कलकत्ता का दिखाई देगा, इनके फाउंडर और इनके इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको दिखाई देंगे। और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से पहले, उन सभी का मैंने एक कंसाइज क्रिस्प एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट नोट्स यहां बना दिया है इन दिस एंटायर टेबल। अब इस टेबल को मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इट इज प्योरली फैक्चुअल। आपको इस टेबल को स्पेशली हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड करना, जब नोट्स डाउनलोड करोगे तो अपने स्टडी टेबल के सामने लगाना और दिन में 2-3 बार इसको रीड करना। आप इसको मतलब एट मैक्स अच्छे खासे लेवल तक एक बार रिवाइज करके जाओगे तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आपसे लग जाएगा। मैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल जमींदारी एसोसिएशन है ना, देखो कितना पुराना है, 1837 का एसोसिएशन है ना। इसमें कौन दिखाई दे रहे, तो द्वारकानाथ टैगोर दिखाई दे रहे, राधाकांत देव दिखाई दे रहे। सेफ गार्डेड लैंडलॉर्ड इंटरेस्ट, लैंडलॉर्ड के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए बनाया गया था। वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, राधाकांत देव जी के द्वारा बनाया गया। देखो राधाकांत देव जी यहाँ भी है, राधाकांत देव यहाँ पे भी है। इसने क्या किया था, तो इट मर्ज्ड प्रीवियस सोसाइटीज, जितने भी पुरानी सोसाइटीज थी उन सभी को मर्ज करके कहीं ना कहीं पॉलिटिकली पावरफुल होने की डिमांड्स को रखे थे सामने, है ना। बॉम्बे एसोसिएशन बड़ा इंटरेस्टिंग सा सोसाइटी है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है। इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो कि लंदन में बनाया गया था और दादा भाई नौरोजी ने बनाया था। क्यों बनाया था दादा भाई नौरोजी ने, ताकि इट प्रमोटेड इंडियन वेलफेयर, इन्फ्लुएंस्ड पब्लिक ओपिनियन इन इंग्लैंड। अंग्रेजों का पब्लिक ओपिनियन शेप करने के लिए बेसिकली इसको बनाया गया था। इस नेम इज ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन का दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा बनाया गया। बहुत बार इस पे क्वेश्चन आया और हाई चांसेस आपके एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ सकता है। दैट इज द रीजन व्हाई मैंने यहाँ पे इसको एक जगह कंसाइज किया, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ एक टेबल में। अगर आप इसको स्पेक्ट्रम उठाओगे ना तो वहां पे बहुत सारे पेजेस में बहुत कुछ लिटरेचर के साथ इन्होंने लिखा हुआ है, बट वी हैव कंसाइज एंड कंसोलिडेटेड दिस कंटेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज आपको इन ऑर्गेनाइजेशंस को एक बार रीड करना। वंस यू हैव रेड दिस ऑर्गेनाइजेशन यू आर गुड टू गो अहेड। ठीक है, नाउ आई जस्ट टेक 1 मिनट हियर। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है जो हिस्ट्री पढ़ने में बहुत सफर करते हैं,
बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे मॉडर्न इंडिया मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, मॉडर्न इंडिया के पहले मैंने आप सभी को पॉलिटी पढ़ाया था, जहाँ पे मैंने लक्ष्मीकांत को पूरा 25 क्लास में कवर अप कराया था, टू द पॉइंट एग्जाम वाले पॉइंट्स के साथ में। नाउ द चैलेंज इज, सर जैसा मॉडर्न इंडिया चल रहा है ऐसे हमें हिस्ट्री में एंशिएंट और मिडीवल में भी चैलेंज होता है। इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल कि हिस्ट्री का एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न अपन सब एक साथ में स्टार्ट करें। दैट इज द रीजन व्हाई एंशिएंट इंडिया का लाइव क्लास एप्लीकेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। डेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे फाइनलाइज बता दूंगा। अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 14th of Feb वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंशिएंट इंडिया लाइव, रात को 9 से 10 के बीच में सभी एस्पिरेंट्स के लिए, ताकि आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, कहीं जॉब कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप सभी 1 घंटे आओ मेरे साथ और बैठ करके इन सेशंस में आप 10 क्लास के अंदर में पूरा एंशिएंट इंडिया कवर अप करोगे 10 घंटे के अंदर में। और सभी चैप्टर्स के बाद मैं आप सभी को 1 पेजर नोट्स भी दूंगा कि एक पेज के अंदर में पूरा आईवीसी कैसे रिवाइज करना है, एक पेज में पूरा स्टोन एज कैसे रिवाइज करना है, एक पेज में आपको कैसे वैदिक एज रिवाइज करना है, एक ही पेज में मौर्य, पोस्ट मौर्य, गुप्ता जैसे बड़े चैप्टर्स कैसे रिवाइज करना है। एवरीथिंग विल बी गिवन एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। क्लासेस होगा एप्लीकेशन पावर मंथन पे, एंड आप इनकी पीडीएफ डॉक्यूमेंट सब कुछ वहां पे डाउनलोड कर सकते हो। एंड द चार्जेस आर एक्सट्रीमली 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 नॉमिनल। मतलब इन चार्जेस को रखते टाइम मैंने टीम के साथ डिस्कस किया था कि व्हाट इज द बेस्ट वी कैन डू, एंड trust me, the best what we have done for this is just rupees 499, the lowest among everyone in this market. मतलब पावर आईएएस इज नॉट अ वेरी बिग वर्टिकल लाइक जो भी आपको बड़े कोचिंग्स मिलियंस में दिखाई देते हैं, बट व्हाट वी कैन डू फॉर एस्पिरेंट इज दिस। अब इससे बेटर वी कैन नॉट डू एनीथिंग, एंड ट्रस्ट मी सारी क्लासेस मैं लूंगा। सो यू नो माय टीचिंग पैटर्न, आई विल मेक श्योर दैट एंशिएंट इंडिया का एक बेसिक फैक्ट से लेकर के एडवांस कॉन्सेप्ट तक भी एवरीथिंग शुड बी क्लियर। This particular amount or whatever is there, it is just for the team, the people who are working behind the content, the people who are working back end for this particular stuff, because I know this has to be kept something which is actually affordable by each and every aspirant throughout this country who is watching out this particular session. And anything that comes with even a nominal price has a say in the market. I mean, if good things are there and everything is free of cost, no one is going to value that. I know, I hope you guys will understand the concern. So that is how the class is going to be. इसमें कोई भी जीएसटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। व्हाट यू सी यू विल हैव टू पे, दैट इज ऑल। ठीक है, चलो एक हफ्ता बचा हुआ और एक हफ्ते में आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी बाय रुपेश, राइट, वहां पे आपको ऐसे इसका अपडेट भी मिल जाएगा। नाउ लेट अस गो अहेड। अब देखो कांग्रेस के स्टार्ट होने से पहले इंडिया में कैसे कैंपेन्स चलते थे। तो सर भारत में ना कॉटन के ऊपर अंग्रेजों ने बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी लगाया था, राइट। हाँ, जो अपना गवर्नमेंट सर्विसेज है उसमें इंडियंस की संख्या बहुत कम कर दी गई थी। लोग जो है वो इतने परेशान थे कि जिस तरीके से अंग्रेज अफगान वाले एरियाज में अटैक कर रहे थे, है ना, आर्म्स एक्ट लगा रहे थे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा रहे थे, इससे लोगों के बीच का टेंशन बढ़ते हुए नजर आ रहा था, राइट। इनफैक्ट जो लोग हैं वो वॉलंटियर कॉर्प्स ज्वाइन कर रहे थे, आपस में ग्रुप बनाना चाह रहे थे। तो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वाज हैपनिंग इन इंडिया, स्पेशली कांग्रेस के बनने के शुरुआती दौर में। फिर एक टाइम आया जब स्पेशली में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। जब इसकी स्थापना हुई तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज लाइक अदर ऑर्गेनाइजेशन, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की तरह ही था इंडियन नेशनल कांग्रेस, कुछ एकदम यूनिक नहीं था इसमें। बट लेटर ऑन जैसे जैसे समय बीतता गया इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी बढ़ती हुई नजर आती है। देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत की है ए.ओ. ह्यूम ने, बहुत इंटरेस्टिंग से पर्सनालिटी है, एक्चुअली में ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, और इन्होंने दादा भाई नौरोजी, देशव वाचा, उमेश चंद्र बनर्जी सभी इसके साथ मिलकर किया था। और ये सब लोग कौन है सर? ये वही लोग हैं जिनको आप क्या बोलते हो, मॉडरेट लीडर। इनिशियल लाइन ऑफ लीडर्स जो थे मॉडरेट्स थे, इनके साथ मिलकर के ए.ओ. ह्यूम ने बेसिकली इसकी शुरुआत की है। जो सबसे पहला सेशन हुआ है दिसंबर 1885 में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ है। अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत बेसिक मिनिमम फैक्ट है, सभी एस्पिरेंट को पता होता है। दैट इज गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे, और इसको ज्वाइन किया था, अटेंड किया था लगभग 72 डेलीगेट्स ने। 72 delegates joined this particular organization, the first meeting of this particular what सभा, राइट। इस टाइम पीरियड में भारत के वॉइसरे कौन थे, इस पर भी क्वेश्चन आता है। वॉइसरे वाज डफरिन। अब इसको याद कैसे करोगे? डफरिन बहुत बड़ा डफर था, उसको पता नहीं था उसके पैर के नीचे इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसने कहीं ना कहीं देश को आजादी भी दिलाई। तो डफरिन ने क्या था? एक डफर था। अब इसको कभी नहीं भूलोगे कि कौन था इसका वॉइसरे। सर डफरिन वाज द वॉइसरे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, एनुअल मीटिंग कहते थे कि हम लोग दिसंबर में करेंगे हर साल।
हर साल इनकी एनुअल मीटिंग दिसंबर में होते हुए नजर आती है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने के पीछे ना बहुत सारी यहाँ पे थियरीज है। एक बार थियरीज को देखो, लोग क्या मानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेकर के। तो दो तीन थियरीज है जिसपे बहुत बार क्वेश्चन बना है। सबसे पहला थियरी जो आपको दिखाई देगा, इट इज कॉल्ड एज सेफ्टी वेल्व थ्योरी। ऑलवेज रिमेंबर, इस थ्योरी को प्रपोज तो किया था विलियम वेडरडन ने, लेकिन इस थ्योरी को एक्चुअली में प्रमोट किसने किया है इंडिया में, तो वो थे आपके लाला लाजपत राय। ठीक है, अब ये थियरी क्या बोलती है, सेफ्टी वेल्व थ्योरी। ये थियरी ये बोलती है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक सेफ्टी वेल्व के रूप में अंग्रेजों ने बनाया था। देखो, भारत में अंग्रेजों का इंडियंस के साथ में कनेक्शन बहुत वीक था, जिसके कारण इंडिया में 1857 की तरह एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ। और जब 1857 की क्रांति हुई ना, तो अंग्रेजों का आंख खुला, उनको लगा कि यार इंडियंस इस तरीके से आकर के बहुत बड़ा पब्लिक रिवोल्ट कर सकते हैं, हमने सोचा भी नहीं था। तभी तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा करके महारानी का शासन भारत में स्टैब्लिश किया। अब अंग्रेज चाहते थे कि ऐसा रिवोल्ट फिर से ना हो जाए, तो क्या करें, इंडियंस को अपने साथ जोड़ लो, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, उस ऑर्गेनाइजेशन में इंडियंस को जोड़ो और देखो कि इंडियंस के अंदर में क्या समस्या है, ताकि जो भी समस्या उनकी बढ़ रही है वो समस्या इससे पहले बढ़ जाए, हम पहले उस समस्या का समाधान करके चीजों को रिजॉल्व कर दें। एंड दैट इज द पॉइंट वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जहां पे आपको सेफ्टी वेल्व थ्योरी दिखाई देता हुआ नजर आएगा। तो ऐसा स्पेशली लाला लाजपत राय कहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने इसलिए की है ताकि हमारे आंदोलन को दबाया जा सके, हमें सेफ्टी वेल्व के रूप में इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया है, ताकि हमारे डिमांड्स को दबा करके कोई रिवोल्ट ना हो, उसको पहले अंग्रेज क्रश कर दे। दैट इज व्हाई दे हैव मेड दिस पर्टिकुलर थियरी। ठीक है, बहुत सारे मॉडर्न हिस्टोरियंस है जो आप अब इस थियरी को रिजेक्ट करते हैं एनीवेज, लेकिन बाद में एक दूसरी थियरी आती है, इसका नाम है सर लाइटनिंग कंडक्टर थियरी। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस थियरी? द नेम ऑफ द थियरी इज लाइटनिंग कंडक्टर। ये और कमाल की थियरी है, इसको गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सपोर्ट किया। अब देखो, दोनों में डिफरेंस बता रहा हूं। गोपाल कृष्ण गोखले एक मॉडरेट लीडर थे, तो ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो स्थापना हुआ है ये सही स्थापना हुआ है। लाला लाजपत राय एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर है, ये बोल रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना बेवकूफ बनाने के लिए की गई है, बिकॉज जो इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापित किया गया था उस वक्त तो मॉडरेट का ही शासन चल रहा था, तो कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट भी दोनों का दिखता हुआ नजर आएगा। ये वो चीजें जो आपको बुक्स में नहीं दिखाई देंगी, इट्स समथिंग दैट यू डेवलप ओवर रीडिंग दिस पर्टिकुलर बुक्स, राइट। मैं आपको रीजन बताता हूं। पहले तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी में क्या बताया, इन्होंने सीधा सीधा बोला है कि हम एक सेकंड के लिए मानते हैं, अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये कहते हैं कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, इवन वी एग्री टू दिस पार्ट, हम इस चीज को सुनने के लिए तैयार हैं, हम रेडी हैं, हम इस चीज को मानते हैं कि अंग्रेजों ने हमें बनाया, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बनाया ताकि हमारा पब्लिक डिस्कंटेंट को दबा सके। लेकिन आप इस बात को मत बोलिए, कल अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बैनर के नीचे एक रिवोल्ट भी स्टार्ट करेंगे तो अंग्रेज हमें क्रश नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं क्रश कर पाएंगे? क्योंकि हम बोलेंगे मालिक आप ही के द्वारा तो भेजे हुए बंदे का ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के अंदर तो हम लोग बैनर ऑफ रिवोल्ट लगा रहे हैं। हम एओयूम को आगे रख देंगे तो जो डंडा हम पे पड़ने वाला वो एओयूम को देख करके शांत हो जाएगा, तो हम इसका बेनिफिट उठाएंगे। मतलब देखो, मॉडरेट लीडर जो है वो जस्टिफाई कर रहे हैं लाइटनिंग कंडक्टर थियरी से, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट लीडर है लाला लाजपत राय, वो इस थियरी को गलत बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना इसलिए की गई ताकि इंडियंस को फूल किया जा सके, बेवकूफ बनाया जा सके। तो ये दो अलग अलग थियरीज है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, और आई थिंक अब आप इस थियरी के ऊपर में गलती कभी नहीं करोगे। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ आईएनसी ये सब बताने की जरूरत है क्या? मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से इवॉल्व होता है क्योंकि पॉलिटिकल यूनिटी बढ़ रही थी, पहले मॉडरेट्स ने इसका कारभार संभाला, जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले, फिर आपको एक्सट्रीमिस्ट दिखाई देंगे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, जिसको प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। और मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का अलग अलग तरीका है, जैसे आप देखो कि इसका सोशल बेस में आपको दिखाई देगा। मॉडरेट्स में जो बहुत लैंडलॉर्ड्स थे, पैसे वाले, पढ़े लिखे अपर क्लास के लोग थे, वो कहीं ना कहीं मॉडरेट लीडर्स थे, तभी तो वो प्रेयर पिटिशन की बात कर रहे हैं। एक्सट्रीमिस्ट में आपको पता चलेगा कि जो बेचारे मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, जो मासेस का सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, वो लोग हैं। तभी आप देखो कि एक्सट्रीमिस्ट वाले पैसिव रेसिस्टेंस कर रहे हैं, जन आंदोलन कर रहे हैं, बिकॉज ये बेचारे उसी क्लास से बिलोंग करते हुए नजर आते हैं। तो जो मैंने आपको बताया ना, बस उसी चीज को यहाँ पे मैंने कंपाइल कर दिया है। जो मॉडरेट है ये वेस्टर्न लिबरल फिलोसफी से बहुत ही इंस्पायर्ड है, बहुत पढ़े लिखे हैं, वेस्टर्न कंट्री से आते हैं, इनके द्वारा बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन लंदन में भी है ना, जैसे लंदन इंडिया सोसाइटी दादा भाई नौरोजी का भी हमने देखा था। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट वाले, ये हमारे कल्चर से बहुत इंस्पायर्ड है, ये सेल्फ रूल स्वराज की बात कर रहे हैं, तो दोनों के अंदर में काम करने का तरीका अलग है। ये प्रेयर एंड पिटिशन पे बिलीव करते हैं और ये लोग सर पैसिव रेसिस्टेंस पे बिलीव करते हैं। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे इस टेबल पे कंपाइल किया, जिसको आप एक बार रीड करोगे, एंड देयर इज नथिंग मोर, एंड विद दिस यू विल अंडरस्टैंड दैट मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच का शार्प डिफरेंस बेसिकली क्या है। ठीक है, अगर मैं मॉडरेट्स के फेस को इवैल्यूएट करूं तो इनका पब्लिक अचीवमेंट क्या रहा है, मॉडरेट्स का क्या अचीवमेंट रहा है,
तो इन्होंने अंग्रेजों के ऊपर में प्रेशर बनाया, जिसके कारण अंग्रेजों ने भारत में पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की है 1886 में। इसको इसलिए बनाया गया था ताकि इंडियंस को पार्टिसिपेट किया जा सके सिविल सर्विसेज में, इंडियंस को सिविल सर्विसेज में जोड़ा जा सके। इनफैक्ट इंडियंस भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम देकर के सिविल सर्वेंट बनकर के कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया को रेगुलेट करे। वो अलग बात है कि लॉर्ड लिटन ने इसका एज 18 साल कर दिया था मैक्सिमम एज, और घटा करके, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन कहीं ना कहीं एक शुरुआत अंग्रेजों के द्वारा की गई थी, स्पेशली क्योंकि मॉडरेट्स कॉन्टिन्यूसली अपना डिमांड रेस कर रहे थे। दूसरा, इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1892 में। इसमें क्या हुआ था, इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल को बढ़ाया गया है, इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शंस के द्वारा इंडियंस की संख्या को बढ़ाई गई है। तीसरा, हाउस ऑफ कॉमन रेजोल्यूशन, इसमें क्या हुआ, इंडियन के पार्टिसिपेशन को एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ाया गया। फिर आपको एक वेलबी कमीशन दिखाई देगा, इसमें क्या हुआ, तो अंग्रेजों ने जिस प्रकार से भारत को लूटा है, वो जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है उसको ब्रिटिशर्स यहाँ पे एक्सेप्ट करते हुए नजर आते हैं। इनफैक्ट उनको समझ में आता है कि भारत का किस तरीके से ड्रेन ऑफ वेल्थ किया गया, इवन दे आर एग्रीइंग टू दिस पर्टिकुलर पॉलिसी। अब इसी संबंधित आपको इकोनॉमिक क्रिटिक में दिखाई देंगे दादा भाई नौरोजी, जिनके बारे में आपको बता चुका हूं कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब ब्रिटिश एंड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मैं आपको किताब का नाम लिखता हूं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक, इस किताब का नाम है, याद रखना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसकी किताब है, इट इज द बुक ऑफ दादा भाई नौरोजी। क्या बताती है, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को बताती है किस प्रकार से भारत से पैसा उठा करके इंग्लैंड भेजा गया है, किस तरीके से इंडिया के जो भी लोकल मार्केट है इसको डिस्ट्रॉय किया गया ताकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाया जा सके। ऐसी चीजों को इसने शार्पली राइज किया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ रिफॉर्म्स भी आए हैं मॉडरेट्स के टाइम पीरियड में। एक्सट्रीमिस्ट के टाइम पीरियड में आपको पता चलेगा कि एक्सट्रीमिस्ट का टाइम क्यों आता है, बिकॉज एक्सट्रीमिस्ट इस चीज को समझ चुके थे कि मॉडरेट्स के लॉन्ग टर्म काम करने के विजन के तरीके से अपने को रिजल्ट नहीं मिलेगा, राइट। दे वर नॉट हैप्पी, बंगाल का पार्टीशन हो रहा है, मिलिटेंट लीडर्स बढ़ रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा, कर्जन नाम का एक वॉइसरे आता है जिसकी पॉलिसीज और रिएक्शनरी होती है, जिसके कारण एक ऐसा सेक्शन डेवलप होता है जिसको समझ में आता है कि अगर आप मॉडरेट्स के साथ प्रेयर और पिटीशन करते रहोगे तो अंग्रेज हमें और एक्सप्लॉइट करेंगे, वो कहीं नहीं रुकने वाले, दे आर गोइंग टू एक्सप्लॉइट अस इवन मोर। तो जाकर के एक्सट्रीमिस्ट का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, और एक्सट्रीमिस्ट के टाइम पीरियड में क्या कुछ होगा, कैसे इस टाइम पीरियड को इवैल्यूएट करना है, इन सभी को हम अगली क्लास में कवर अप करेंगे, जहां पे मैं आपको एक्सट्रीमिस्ट का टाइम पीरियड बताऊंगा, स्पेशली 1905 से जो चेंजेस किए गए, स्पेशली कब, जो जब टाइम पीरियड में लॉर्ड कर्जन आएगा और उसके द्वारा बनाई गई कुछ पॉलिसी इनिशिएटिव्स है, जब एक्सट्रीमिस्ट पिक्चर पे आएंगे और वो स्वराज स्टार्ट करेंगे, वहां पे एक्सट्रीमिस्ट को करते हुए नजर आएंगे। बाकी मैंने आज की क्लास में आपको शार्पली मॉडरेट्स का काम करने का तरीका, प्रेयर पिटीशन, एक्सट्रीमिस्ट का काम करने का तरीका क्या है सर, पैसिव रेसिस्टेंस, इन सभी को डिटेल में बताया हुआ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित जो भी थियरीज उनको डिटेल में कवर अप किया हुआ है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेशनलिज्म की शुरुआत कैसे हो रही है, उन चीजों को भी आज की पर्टिकुलर बैच में कवर किया। इनफैक्ट मैंने लॉर्ड लिटन के आपको पॉलिसीज बताया, दिल्ली दरबार क्या था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, और क्या पढ़ा था हमने, हाँ, सिविल सर्विसेज में कैसे एज को कम किया गया, जो भी इंपॉर्टेंट ऐसे पॉलिसीज थे, वी हैव कवर दैट। आने वाली क्लासेस में हम एक्सट्रीमिस्ट पढ़ने से पहले एक बार लॉर्ड कर्जन की पॉलिसीज को पढ़ेंगे, रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, तो हम एक्सट्रीमिस्ट में जाएंगे। एक्सट्रीमिस्ट एक बार कवर अप किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल हमने कवर किया, स्वदेशी कवर किया, फिर सूरत स्प्लिट अगर हमने कवर कर दिया, उसके बाद हम जाएंगे किस तरीके से भारत में महात्मा गांधी आ रहे हैं और नेशनलिस्ट मूवमेंट आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। ये सारे टॉपिक, सारे कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। कंसिस्टेंटली एक एक वीडियो को फॉलो करना, हफ्ते में 2 सेशंस आती हैं, मैक्स टू मैक्स 3 सेशन आ पाएगा, उससे ज्यादा करना इज क्वाइट इम्पॉसिबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बाकी जिस तरीके से मॉडर्न इंडिया कर रहे हैं, एंशिएंट भी करना चाहते हो तो पावर मंथन एप्लीकेशन में जाकर के एनरोलमेंट कर सकते हो। एनरोलमेंट हैज बीन स्टार्टेड, एक हफ्ते के अंदर एंशिएंट की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, लाइव बैचेस में सबके सामने आपके डाउट्स को भी सॉल्व करता हुआ नजर आऊंगा। इन सभी का पीपीटी पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगा, एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, पावर मंथन में। बाकी इससे संबंधित पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट आप टेलीग्राम चैनल यूपीएससी बाय रुपेश में सॉल्व कर सकते हो। सभी के लिंक्स आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिलेंगे, ठीक है। चलो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, सी यू टुमारो इन टुमारोज क्लास, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप ऑन वर्किंग हार्ड, थैंक यू सो मच।